भारत के अडानी ग्रुप को अपने पैसों को रिकवर करने के लिए अब कौन सा हथकंडा अपनाना पड़ा है? भारत के हिंदू लोगों को कौन से देश ने एंट्री नहीं दी है? इसके साथ ही आर्मेनिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भारत से फाइटर जेट्स परचेज करने के बारे में क्या बोला है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आर्मेनिया और भारत के बारे में। हमने आपको बताया था कि भारत से सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स परचेज करने की जो न्यूज यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रही है वो पूरी तरह से फेक न्यूज है और विश्वसनीय सोर्सेज ने इसको कंफर्म नहीं किया है। अब आर्मेनिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी इस प्रोपेगेंडा को कॉल आउट किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि आर्मेनियन डिफेंस मिनिस्टर सुरेन पापकियान ने भारत से सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स परचेज करने की न्यूज को डिनाई कर दिया है। आर्मेनिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है और हमारे बीच ऐसा कोई भी समझौता नहीं हुआ है। अभी कुछ ही घंटे पहले आर्मेनिया के डिफेंस मिनिस्टर पत्रकारों के साथ बात कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने एक सवाल पूछे जाने के ऊपर इस रिपोर्ट का खंडन किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अडानी ग्रुप और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को लेकर। आपको याद होगा शेख हसीना की गवर्नमेंट के समय साल 2017 में बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप के साथ पावर सप्लाई एग्रीमेंट किया था, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को ड्यूज पे नहीं किए थे, यानी जो बिजली अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को सप्लाई की थी उसके पैसे नहीं दिए थे। बीच में कुछ ड्यूज क्लियर किए गए थे, लेकिन $800 मिलियन के आसपास अभी भी अमाउंट पेंडिंग है। इसी से संबंधित न्यूज निकल कर आ रही है कि अडानी ग्रुप ने अब बांग्लादेश की सरकार को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन लेने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट अडानी ग्रुप और शेख हसीना गवर्नमेंट के पावर एग्रीमेंट में करप्शन के चार्जेस लगा रही है और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज कैलकुलेट किए गए हैं, यानी कि जो $850 मिलियन का अमाउंट निकल कर आया है, उसके लिए जो रेट और चार्जेस बिल किए गए हैं उसके ऊपर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट डिसएग्रीमेंट शो कर रही है। ऊपर से करप्शन के चार्जेस के कारण ये डील रिव्यू की जा रही है और केस भी बांग्लादेश की कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग चल रहा है। अब होता क्या है कि जब भी दो देशों के बीच कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट होता है, ट्रेड या इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई मतभेद होता है, तो उस विवाद को सॉल्व करने के लिए किसी तीसरे देश के न्यूट्रल पैनल के पास केस लिया जाता है, जिसको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ये दो सबसे पावरफुल ट्रिब्यूनल हैं जो अलग अलग पार्टीज के केस को सुनती हैं और फिर अपना फैसला सुनाते हैं। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के पास केस लेने का फैसला इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों देशों की कोर्ट्स अपने पक्ष में फैसला सुनाती हैं। उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की संभावना बनी रहती है, इसलिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की मदद ली जाती है। अब क्योंकि अडानी ग्रुप और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के बीच ये डिस्प्यूट खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए अडानी ग्रुप ने ये केस एक न्यूट्रल ट्रिब्यूनल के सामने लेने का फैसला किया है। और जब ये ट्रिब्यूनल अडानी ग्रुप के पक्ष में फैसला करेगा तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ऊपर पेमेंट्स को क्लियर करने का इंटरनेशनल प्रेशर और भी बढ़ेगा। एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अडानी ग्रुप का खुद इस केस को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के पास ले जाने का मतलब है कि अडानी ग्रुप को बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के करप्शन चार्जेस का बिल्कुल कोई भी डर नहीं है और अडानी ग्रुप ये प्रूव करने के लिए भी रेडी है कि $850 मिलियन के जो ड्यूज कैलकुलेट किए गए हैं वो पूरी तरह से लेजिट है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने ये आरोप तो लगा लिए हैं कि अडानी ग्रुप के साथ जो शेख हसीना गवर्नमेंट ने पावर परचेजिंग एग्रीमेंट साइन किया था उसमें करप्शन किया गया है, लेकिन आज तक उसको प्रूव करने के लिए एक भी सबूत अभी तक बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट या फिर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस वो पेश नहीं कर पाए हैं। न्यूज आर्टिकल्स में क्लेम किया जा रहा है कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को अडानी ग्रुप का $850 मिलियन अभी भी पे करना है। $850 मिलियन आज के कन्वर्जन रेट के अकॉर्डिंग 7,400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनते हैं। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को केवल अभी तक $60 मिलियन यानी कि भारत की करेंसी में 500 करोड़ रुपीस ही पे किए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट के पास चाइना से फाइटर जेट्स, टैंक्स और टर्की से ड्रोन्स और मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम परचेज करने के लिए पर्याप्त फंड्स हैं, लेकिन अडानी ग्रुप के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज क्लियर करने के लिए इनको कोई भी पैसे नहीं है। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अडानी ग्रुप को इसलिए टारगेट किया जा रहा हो क्योंकि अडानी ग्रुप के पॉलिटिकल कनेक्शन बीजेपी पार्टी और मोदी गवर्नमेंट के साथ होने के आरोप लगते हैं, जो कि माइनॉरिटीज के मुद्दे के ऊपर बांग्लादेश को घेरती रहती है। शायद इसीलिए अडानी ग्रुप को टारगेट किया जा रहा हो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने भारत के 2100 लोगों को ननकाना साहिब में गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट करने के लिए इस साल वीजा इशू किया है। इसी को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि ये जो 2100 लोगों को पाकिस्तान ने वीजा इशू किया था उसमें से 14 लोगों को वाघा बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान वाली साइड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने अपने देश में एंट्री नहीं दी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो 14 लोग हिंदू रिलीजन से हैं, इसलिए उनको वो एंट्री नहीं दे सकते हैं। केवल सिख धर्म के लोगों को ही ननकाना साहिब जाने की परमिशन दी जाएगी, जिसके बाद 14 हिंदू श्रद्धालु वापस भारत आ गए हैं।
हालांकि इनके पास वीजा और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी थे, लेकिन फिर भी इनको पाकिस्तान ने एंट्री नहीं दी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये 14 हिंदू लोग जिनको पाकिस्तान ने एंट्री नहीं दी, ये पाकिस्तान बॉर्न यानी कि पाकिस्तान में पैदा हुए थे और भारत आकर इन्होंने भारत की नागरिकता ली थी। और ये सब सिंधी लोग थे जो पाकिस्तान में अपने परिवारजनों से मिलने जा रहे थे। इनके पास भारत के गृह मंत्रालय की भी परमिशन थी। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि वाघा अटारी बॉर्डर के ऊपर भारत वाली साइड भारत के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने भी 300 इंडियंस को पाकिस्तान जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि इन्होंने इंडिपेंडेंट तरीके से पाकिस्तान का वीजा लिया था और पाकिस्तान जाने के लिए भारत के गृह मंत्रालय से क्लियरेंस और परमिशन नहीं ली थी। पाकिस्तान का वीजा मिलने के बाद जो भी रिलीजियस या फिर धार्मिक कारणों से पाकिस्तान जाता है, उसको गृह मंत्रालय से भी परमिशन लेनी पड़ती है। इससे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। इन 300 इंडियंस ने पाकिस्तान का वीजा इंडिपेंडेंट तरीके से तो ले लिया था, लेकिन गृह मंत्रालय से अप्रूवल नहीं लिया था, इसलिए इनको भारत वाली साइड भारत के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान वाली साइड जाने नहीं दिया। अब इसके बाद कई सारे सिख श्रद्धालु और पंजाब के लोग तो ये गृह मंत्रालय की परमिशन वाले रूल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार और जो भारत की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, अब पंजाब की सिक्योरिटी के लिए और भी सतर्क हो गई हैं। इसलिए ये गृह मंत्रालय वाली कंडीशन ऐड की गई है। आपके अकॉर्डिंग क्या ये सही कंडीशन है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और न्यूजीलैंड को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सर न्यूजीलैंड चले गए हैं, जहां पर भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री की टीम न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस कर रही थी। पीयूष गोयल सर भारत की टीम को लीड करेंगे और न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर मैकले के साथ वहां पर मीटिंग करेंगे। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर अगले हफ्ते कनाडा की विजिट के ऊपर जाएंगे। 2 हफ्ते पहले कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भी भारत आई थी। दरअसल नवंबर 11 से 12 को कनाडा के अंदर वहां पर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होनी है। उसी के लिए कनाडा ने जयशंकर सर को भी साइडलाइन के ऊपर इन्वाइट किया है और जयशंकर सर G7 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ वहां पर मीटिंग करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भगोड़े जाकिर नाइक को लेकर, जो भारत से भागकर मलेशिया में शरण लेकर बैठा है। दरअसल बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों ने जाकिर नाइक को इस्लामिक प्रचार करने के लिए बांग्लादेश में इनवाइट किया था और ये 28 नवंबर से बांग्लादेश आने वाला था और 1 महीने तक बांग्लादेश में इसने वहां पर कई सारी तकरीरें और प्रोग्राम करने थे। अब क्योंकि ये भारत में वांटेड है, इसलिए भारत की सरकार ने बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बनाया कि जाकिर नाइक को तकरीर करने के लिए बांग्लादेश नहीं बुलाया जाए। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने जाकिर नाइक को परमिशन ग्रांट करने के बाद अब अचानक से अपना यू टर्न मारते हुए अपने डिसीजन को रिवर्स कर दिया है और परमिशन वापस ले ली है, यानी कि जाकिर नाइक अब बांग्लादेश नहीं आएगा। बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि जाकिर नाइक की प्रेजेंस से उसके इवेंट के अंदर वहां पर ह्यूज क्राउड अट्रैक्ट होगा। हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, जो बांग्लादेश की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा और सीरियस चैलेंज बन सकता है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की ह्यूज डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी। हजारों पुलिस पर्सनल्स इसी काम में लग जाएंगे, जो कि इलेक्शंस के आसपास पॉसिबल नहीं है। इसलिए बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि बांग्लादेश में इलेक्शंस काफी नजदीक आ गए हैं, उसके मद्देनजर हम जाकिर नाइक को इवेंट्स करने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। इलेक्शन से पहले ये फीजिबल नहीं है और इलेक्शंस के बाद ही हम जाकिर नाइक की विजिट को कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि बांग्लादेश में इलेक्शंस के बाद ही इसके ऊपर कोई फैसला किया जाएगा कि क्या जाकिर नाइक को आने देना है या फिर नहीं। वैसे बांग्लादेश में इलेक्शंस होने हैं फरवरी एंडिंग या फिर मार्च की स्टार्टिंग में और इस समय बांग्लादेश की सभी पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करके रैलीज करना स्टार्ट कर चुकी हैं। साल 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होली आर्टिसन बेकरी के ऊपर एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कई सारे लोग घायल हुए थे और 22 लोगों की जान गई थी। इसमें से अधिकतर फॉरेनर्स थे, जो कि इटली और जापान से थे। इस हमले के आरोपियों ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि वो जाकिर नाइक की स्पीच से प्रभावित हुए थे एंड उसके बाद से ही शेख हसीना की गवर्नमेंट ने साल 2016 में जाकिर नाइक को बांग्लादेश के अंदर बैन किया था एंड इवन जाकिर नाइक के पीस टीवी को भी बांग्लादेश में बंद करवा दिया था। आज उसी जाकिर नाइक को बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट वापस से इन्वाइट कर रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। रिसेंटली भारत ने पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की थी, जिसमें भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही सेनाएं शामिल हुई थी। इस एक्सरसाइज के बाद पाकिस्तान भी डर गया था और पाकिस्तान ने भी अपने एरिया में नोटाम जारी करके खुद भी मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश का जो फॉरवर्ड एरिया है वहां पर मेचुका माउंटेन रीजन है और वहीं पर ये भारतीय सेना की ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है, जिसका नाम रखा गया है पूर्वी प्रचंड प्रहार। और ये एक्सरसाइज इसी नवंबर महीने के एंडिंग में कंडक्ट की जाएगी, यानी कि पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के लिए भी फुल तैयारी की जा रही है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।